हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 4 और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक से। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्लेषण कीजिए कि गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन नीतियों ने सोवियत संघ के पतन में प्रकार योगदान दिया है। तो ग्लासनोस्ट क्या है? खुलापन। मतलब ये क्या कहता है कि पॉलिटिकल ओपननेस करनी है, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ को प्रमोट करना है सोसाइटी में। ये नहीं है कि उनके ऊपर हमें आइडियाज़ को थोपना है या कुछ करना है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यवस्थागत विफलताओं के प्रति जनता की जागरूकता को बढ़ाया, जिससे असंतोष उत्पन्न होगा। लोगों को लगा भैया हमें तो यहाँ पे फ्रीडम ओपननेस मिल ही नहीं रही है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ही नहीं, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने की ओपिनियन है नहीं। तो गोरबाचेव क्या चाहते थे कि सोसाइटी में पॉलिटिकल ओपननेस लाई जाए। अगला क्या है? प्रस्तावना यानी पुनर्गठन। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार करना था, लेकिन इसने स्पष्ट विकल्पों के बिना केंद्रीय नियंत्रण को बाधित कर दिया, जिससे आर्थिक अस्थिरता और गहरी हो गई। यानी कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन तो प्रोवाइड नहीं करा, बट जो एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज कंट्रोल अथॉरिटी थी उसको भी वीक कर दिया, जिससे क्या होगा कि आर्थिक स्थिरता और गहरी हो गई और इकोनॉमी और ज़्यादा वीक हो गई। इन सुधारों ने राज्य की पकड़ को ढीला कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी और राजनीतिक ताकतें अनियंत्रित हो गई और लोगों के अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद वाली भावनाएं और जागने लगी। वो कहने लगे भैया हमें तो यूएसआर से अलग होना है, सेपरेट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ के विघटन कई अलग अलग कारकों का परिणाम था। इसका ऑप्शन देना। तो सोवियत राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों की आर्थिक कमजोरी, यानी राजनीतिक संस्थानों की आर्थिक कमजोरी क्या थी कि अपोजिट व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, लोगों को फ्रीडम नहीं दी जा रही थी, लोगों को चॉइस नहीं दी जा रही थी। आर्थिक संस्थानों क्या हो जाना था कि आर्थिक जो संस्थान थे वो पूरे के पूरे स्टेट कंट्रोल में थे, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे थे। कई वर्षों तक आर्थिक आर्थिक ठहराव के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा। अगला क्या है कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से स्थिर हो गए। प्रशासनिक रूप से स्थिर हो जाना मतलब कि पब्लिक के लिए काम नहीं हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है या चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, आम जन के लिए कोई काम नहीं कर रहा। सोवियत अर्थव्यवस्था ने अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा कहाँ पे लगा दिया? अधिकांश हिस्सा परमाणु और सैन्य शस्त्रागारों के रखरखाव और पूर्वी यूरोप में अपने उपग्रह राज्यों के विकास में लगा दिया। उपग्रह राज्य कौन से थे? जिनको यूएसआर ने जर्मनी यानी फासिस्ट फोर्सों से फ्री कराया था, और उन पे वो कंट्रोल इसलिए रखना चाहता था जिससे कि वो पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज पे नजर रख सके, नाटो वाले ऑर्गेनाइजेशन पे नजर रख सके। जब गोरबाचेव राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सुधार किए और व्यवस्था को स्थिर किया, यानी उसे और स्टेबलाइज करने की कोशिश की, बट उससे क्या हुआ कि वो चीज़ें और बेकार हो गई। विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और संप्रभुता की इच्छा जागी, और इससे क्या हुआ एट द एंड कि यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। और यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन में अगर कोई 3 मेजर कंट्री ने सबसे मेजर रोल प्ले किया था तो वो कौन थे? सबसे पहले रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। दक्षिण कोरिया के संदर्भ में हान नदी के चमत्कार का वर्णन कीजिए। तो 1960 के दशक और 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। कि यानी वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल चेंजेस हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, वो हान रिवर के आसपास हुए, और इसको क्या बोला गया? हान नदी का चमत्कार बोला गया। दक्षिण कोरिया में सार्वजनिक विकास यानी ऐसा विकास जिसमें सोसाइटी का कोई मेंबर ना छूटे, हर किसी को उस डेवलपमेंट की जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका वो मिलेगा। सार्वजनिक विकास का संकेत देते हुए यह 1996 में ओईसीडी का सदस्य बन गया, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और इसका सैन्य व्यय 10वां सबसे बड़ा था, यानी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो वर्ल्ड में 10th नंबर पे आता है, और इन जीडीपी के कंपैरिजन में वो 11th नंबर पे आ रहा था। चीन के आधुनिकरण के लिए 1970 के बाद चीनी नेतृत्व द्वारा लिए गए किन्हीं 4 प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले क्या है कि प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई द्वारा 1973 में क्या हुआ? प्रस्तावित 4 आधुनिकरण। किस किस का आधुनिकरण? कृषि, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सैन्य की शुरुआत हुई। डेन शियाओपिंग ने क्या करा? इन्होंने खुले द्वार की नीति को घोषित किया। खुले द्वार की नीति से क्या हुआ कि ओपन डोर पॉलिसी के फॉरेन कैपिटल चाइना में इन्वेस्ट हो सकती है, और इसके बाद वहां पे क्या बने? एसईजेड माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए बनाई जाएंगी, निर्यात के लिए बनाई जाएंगी। तो उससे क्या होता है? उससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फास्ट बेस पे आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी एसईजेड में व्यापार बाधाओं को समाप्त किया गया, जहां विदेशी निवेशक उद्यम स्थापित कर सकते थे। चीन ने 1998 में कृषि के निजीकरण और उसके बाद उद्योग निजीकरण के चरणबद्ध रणनीतिक बाजार की अर्थव्यवस्था शुरू की। तो 1998 में नहीं, कृषि होती है हमारी कब? 1982 में, और हमारे जो उद्योग होते हैं वो कब होते हैं? 1998 में। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रीय उत्सव के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 1971 के चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ।
इस संकट के बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। उस युद्ध में भारत निर्णायक विजय प्राप्त हुई और पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण के लिए विवश होना पड़ा। तो इसका आउटपुट क्या हुआ कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ भारत को दक्षिण एशिया की एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा, जो इस क्षेत्र के छोटे देशों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी। तो इसीलिए क्या हुआ, एक नेशनल जुबिलियन यानी एक राष्ट्रीय उत्सव के तरह देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र स्थापित करने में विफलता के कारकों की पहचान कीजिए कि वहाँ पे कभी लोकतंत्र रहता है, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी मिलिट्री रूल कभी लोकतंत्र। तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, उसके क्या क्या रीजन है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो वो बताने, सेना, धर्म गुरुओं और जमींदार अभिजात वर्ग के सामाजिक वर्चस्व के कारण निर्वाचित सरकारों को बार बार तख्ता पलट हुए और सैन्य सरकारें स्थापित हुई। पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष ने सैन्य समर्थक समूह को अधिक शक्तिशाली बना दिया और सेना के सत्ता में बने रहने का को उचित ठहराया। यानी उनका कहना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो उस वॉर वाले सिनेरियो में सिर्फ आपको सेना ही बचा सकती है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आपको सेव नहीं कर सकती। वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद के भय और इस आकांक्षा के कारण कि पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार आतंकवादी समूहों के हाथों में न में पड़ सकता है, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने सेना की सत्तावादी शासन को प्रोत्साहित किया। सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय माध्यम से सहयोग विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पहल की। दो उदाहरण सहित इसके कथन को सिद्ध कीजिए। तो सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क सदस्यों ने 2004 में साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये 12th समिट में हुआ था। और ये समिट कहाँ पे हुआ था, ये याद रखना, ये हुआ था इस्लामाबाद में। साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र को स्थापित करना, यानी फ्री ट्रेड एरियाज को एस्टेब्लिश करना जहाँ पे ट्रेड करने में कोई टैक्स टैरिफ ना लगे। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देकर व्यापार शुल्क कम करके क्षेत्र की शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। यानी जब किसी एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, ट्रेड हो रही होगी, तो वहाँ पे वॉर होने के सिनेरियोज डाउन हो जाते हैं। यही मेन ऑब्जेक्टिव था सार्क का, कि भैया इन साउथ एशियन कंट्रीज को आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में ट्रेड में इन्वॉल्व कीजिए। जब ट्रेड होगी तो फाइट करने वाली सिनेरियो में नहीं आएंगे, एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच दोनों देशों के नेताओं ने विश्वास निर्माण उपायों को आगे बढ़ाने के लिए कई शिखर सम्मेलनों में मुलाकात भी की। दोनों देशों के बीच कई बस मार्ग स्थापित किए गए, जिससे पिछले कुछ वर्षों में पंजाब क्षेत्र के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे को उचित ठहराने वाले किन्हीं 4 कारकों पर प्रकाश डालिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हाल के ही वर्षों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और विश्व की कुल जनसंख्या का एक पांचवा हिस्सा यहीं रहता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के बजट में नियमित रूप से भी योगदान भी करता है। भारत एक विविध संस्कृति और समूह की भूमि भी है। यानी ये जो क्राइटेरियाज थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हमें कोई परमानेंट स्थायी या कोई अस्थायी सदस्य ऐड करना है तो वो किन किन मानदंडों को फॉलो करेंगे, कोफी अन्नन ने प्रपोज किए थे 1992 में। तो यही वो क्राइटेरिया है चारों जिनको इंडिया फुलफिल करता है। तो इसलिए इंडिया कहता है कि भैया हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य के रूप में रखना चाहिए। अगला क्या है कि सुरक्षा खतरों के किन्हीं 4 नए स्रोतों की पहचान कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहला खतरा क्या है, आतंकवाद। यह लोकतंत्र के विरुद्ध युद्ध और मानवता के विरुद्ध अपराध है। यह एक वैश्विक घटना बन गई है क्योंकि महाशक्तियां भी आतंकवादी हमलों से अछूती नहीं है। अगला क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन। मानवाधिकार मूलभूत अधिकार है जिनका एक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते आनंद लेना चाहिए। इन अधिकारों में राजनीतिक अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक अधिकार, सामाजिक और नागरिक अधिकार आदि शामिल है। अगला क्या है, वैश्विक गरीबी। यानी यह विकासशील और अल्प विकसित देशों में कम आर्थिक विकास और कम राष्ट्रीय आय के निम्न जीवन स्तर को संदर्भित करता है। अगला क्या है, स्वास्थ्य महामारी। यह किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर खतरा हो सकता है, जैसे कि हमने कोरोना वाला टाइम तो देखा ही है। अगला क्या है कि प्रवास, व्यापार, पर्यटन और सैन्य अभियानों के माध्यम से रोग विभिन्न देशों में फैले हैं। अगला क्या है कि वैश्विक साझा संसाधन क्या है, तो वैश्विक साझा हम उनको कहते हैं जो जिन पे किसी एक सिंगल कंट्री की अथॉरिटी नहीं होती है, उनको कलेक्टिवली पूरा वर्ल्ड ओन एंड कंट्रोल करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्विक साझा संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान नहीं होता। आओ, वैश्विक साझा संसाधन वे संसाधन है जो किसी एक देश के स्वामित्व में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्वामित्व में है। पृथ्वी का वायुमंडल, महासागर तल, अंतरिक्ष, और यहाँ पे एक और आता है अंटार्कटिका। तो टोटल 4 चीजें होती हैं। अभी कह रहे हैं कि भाई इन पे कोई कॉमन राय क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि भाई वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हैं और कुछ कंट्रीज डेवलपिंग है, यानी कुछ अमीर है कुछ गरीब है, तो वो टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाती हैं, इन सब चीज़ों में पीछे रह जाती है। तो भाई कैसे कॉमन कंसेंसस क्रिएट होगा, एक कॉमन सोच कैसे, एक विचार कैसे डेवलप होगा।
पर्यावरण संबंधी साझा एजेंडों पर आम सहमति प्राप्त करना बहुत कठिन है। वैश्विक साझा संसाधन के रूप में अंतरिक्ष का इतिहास दर्शाता है कि इन क्षेत्रों का प्रबंधन असमानताओं से प्रभावित होता है। अंतरिक्ष में शोषणकारी गतिविधियों के लाभ वर्तमान या भविष्य में समान नहीं होंगे, क्योंकि वही कि भैया कुछ कंट्रीज पुअर है, कुछ रिच है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आर्थिक बल के पीछे, और जो उनका टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके बीच में भी डिफरेंसेस है। तो इसलिए कॉमन कोई डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो भैया वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले क्या है, संचार प्रौद्योगिकी। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विकास ने विश्व भर में वास्तविक समय संचार को संभव बना दिया, यानी रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है उसको हम शेयर कर सकते हैं। यह कनेक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक सहयोग को सुगम बनाती है, जिससे देशों के बीच की दूरी प्रभावी रूप से कम हो जाती है। अगला क्या है, परिवहन प्रौद्योगिकी। जितना ज़्यादा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन या लोगों के बीच में कनेक्शन इंप्रूव होता है। हवाई यात्रा, जहाजरानी, लॉजिस्टिक में नवाचार और सीमाओं के पार माल और लोगों को ले जाना आसान और सस्ता बना दिया है। इससे वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ है और बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रसार हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण भी हुआ है। थर्ड क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी। डिजिटल क्रांति ने कुशल वैश्विक व्यापार, ई कॉमर्स, सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाया है, जिसे वैश्वीकरण की ओर गति मिलती है। ये थे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण हो चुके किन्हीं 4 पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहला क्या है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र स्तर में वृद्धि, चरम मौसम संबंधी घटनाएं और पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हो रहे हैं। पेरिस समझौते जैसे जलवायु परिवर्तन समझौते अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु है। जैव विविधताओं को नुकसान हो रहा है, यानी जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो रिड्यूस होती जा रही है। पर्यावास के निवास, यानी पर्यावास क्या होता है कि जहाँ पे वो सब चीजें रहती हैं। पर्यावास निवास, अत्यधिक दोहन और प्रदूषण के परिणाम स्वरूप प्रजाति विविधता में तीव्र गिरावट आई है। जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो तभी मेंटेन रह सकता है जब हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखेंगे, जिसके कारण जैव विविधता पर सम्मेलन जैसे वैश्विक प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगला क्या है, वनों की कटाई। अगर वनों की कटाई होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, फॉरेस्ट्री तो एब्जॉर्ब करते हैं। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन और जैव विविधता के नुकसान में योगदान करती है। रेड प्लस, ये याद रखना कि बस ये फॉरेस्ट कटिंग के लिए नहीं, वनों की कटाई के लिए एक प्रोग्राम है जो रोकने पे प्रमोट करता है कि भैया इनको कम करना है। रेड प्लस कार्यक्रम जैसे प्रयास वनों की कटाई के प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। जल संकट और प्रदूषण। जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और संदूषण वैश्विक चिंता को विषय बन गए हैं, जो मानव स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता को भी प्रभावित कर रहा है। साझा जल निकायों के प्रबंधन और सतत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की जा रही है। सहयोग पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कथन की किन्हीं 3 तर्कों से व्याख्या कीजिए कि भैया जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, पारंपरिक सुरक्षा है, उसमें सहयोग कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भैया सहयोग पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, को कई तरीकों से सिद्ध किया जा सकता है। आओ, सबसे फर्स्ट क्या है, निवारण और सामूहिक रक्षा। राज्य अक्सर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित गठबंधन या रक्षा समझौतों से बनते हैं। इन समझौतों जैसे एग्जाम्पल के लिए नाटो या वॉर्सो में एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। यह सहयोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को का मूल आधार है। संसाधन साझाकरण और क्षमता निर्माण। सहयोग राज्यों को संसाधन को एकत्रित करने, खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य अभियानों का समन्वय करने में सक्षम बनाती है। इसमें संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उन्नत निगरानी, डाटा साझा करना या सैन्य सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है। अगला क्या है, संघर्ष समाधान और विश्वास निर्माण। संवाद और सहयोग संभावित संघर्षों को पूर्ण पैमाने पर युद्ध में परिवर्तित होने से पहले प्रतिबंधित करने और हल करने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। राजनयिक जुड़ाव, सशस्त्र नियंत्रण संधियों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र संचार के चैनल स्थापित करते हैं और विश्वास का निर्माण करते हैं, क्योंकि बहुत सारे युद्ध तो अविश्वास से हो जाते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है वहाँ पे। सहयोगात्मक सुरक्षा की अवधारणा और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में इसका क्या महत्व है कि भैया पारंपरिक सुरक्षा में तो कोऑपरेशन या सहयोगात्मक सुरक्षा हेल्प करती है, वो गैर पारंपरिक में भी हेल्प करती है। कैसे, सहयोगात्मक सुरक्षा गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच सहयोग पर बल देती है। सैन्य टकराव के विपरीत इसमें गरीबी, प्रवासन, महामारियों जैसे मुद्दे के प्रबंधन के लिए संयुक्त प्रयास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और गैर सरकारी संगठन जैसे संगठन वैश्विक स्तर पर संसाधनों और रणनीतियों को साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। सहयोगात्मक सुरक्षा बल प्रयोग से अधिक प्रभावी है, यानी
कि हम जरूरी नहीं कि पॉवर्टी से लड़ना है तो वहाँ पे फोर्स काम आएगा, नहीं, वहाँ पे कोऑपरेशन ही काम आएगा, सहयोग ही काम आएगा। जो वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देती है और असुरक्षा के मूल कारणों का समाधान करती है। चरम मामलों में बल प्रयोग अंतिम उपाय है, कि हाँ बिल्कुल जब एक्सट्रीमी सिनेरियो आ जाए तब तो भाई फोर्स यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें बचना है फोर्स यूज करने से। किया जा सकता है, लेकिन वैधता और सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए केवल अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के साथ, यानी जब इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको यस कर दे तो तभी चीजें हो पाएंगी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र इसकी बदलती वास्तविकताओं के अनुसार कार्य कर रहा है। हाँ भाई, तो क्यों कर रहा है? कि भाई इसने अंतर्राज्यीय संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया है, वैश्विक आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित किया है, मानवीय हस्तक्षेप पे, कि जहाँ पे मानव की जीवन को थ्रेट हो वहाँ पे इंटरफेयर करता है, विकास और स्थिरता के ऊपर, एसडीजी माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर फोकस किया है, मानवीय अधिकारों को बढ़ावा दिया है। अगला क्या है कि समकालीन विश्व में आसियान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो क्या है कि भैया आसियान क्षेत्रीय स्थिरता प्रोवाइड कराती है, आर्थिक सहयोग के रूप में भी काम आती है, वैश्विक कूटनीति यानी ग्लोबल डिप्लोमेसी, बाकी कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहाँ पे वो आके बातचीत कर सकते हैं। अगला क्या है कि यूरोपीय संघ एक अत्यंत प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन होने के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें अगर हम मोटा मोटा तौर पर देखें तो पहला आता है आर्थिक कारण, फिर आता है राजनीतिक कारण, फिर क्या आएगा राजनीतिक के बाद? कूटनीतिक कारण, उसके बाद क्या आएगा? सैन्य कारण। इनको हम ऐसे चार फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो क्या है, इसका अपना ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना तिथि और मुद्रा भी है। अन्य देशों के साथ व्यवहार में इसकी विदेश और सुरक्षा नीति के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी है। यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका सकल घरेलू उत्पाद 2015 में $12 ट्रिलियन से अधिक था। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका से 3 गुना अधिक है। यूरोपीय संघ एक एकल बाजार संचालित करता है, इसकी एक साझा मुद्रा भी है यूरो, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनाती है। यूरोपीय संघ संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने सदस्य देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी का विश्व का दूसरा सब महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि नाटो कई यूरोपीय राज्यों के लिए प्राथमिक रक्षा तंत्र बना हुआ है। यूरोपीय संघ ने शांति स्थापना, संकट प्रबंधन और मानवीय मिशनों के लिए अपनी साझा सुरक्षा और रक्षा नीति भी विकसित की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आप लास्ट टाइम रिवाइज कर सकते हो, और मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको रिवाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।